फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड रीजन, एनी क्लोज्ड एरिया, दो तरीके के ओपन और क्लोज थे ना, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, ये हमने समझा था अच्छे से। फिर मैंने कहा था कोई जनरलाइज भी कर लो, कोई भी जनरल क्लोज रीजन ले लो, और यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रही है मान लो ऐसे, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी सब रिकैप हो रहा है, अभी क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है, जो अपनी तरह से ले रहे हो, जो मैं कुछ अच्छा बताऊंगा इम्पोर्टेंट बताऊंगा तब मैं तुम्हें टाइम दूंगा, बट अभी फिलहाल ये सब रिकैप हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें ये समझ में आ गया, कोई खास बात नहीं। ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन हमने क्या क्या देखे थे, वो भी देख लो। वो क्या थे, जैसे कि प्रैक्टिस करा देता हूँ तुम्हें, वो याद आ गया वाला कंसेप्ट कि भाई हेमिस्फीयर ऐसा कुछ टाइप था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो एरिया कैसे बताया था मैंने, वो जो कंसेप्ट, ठीक है, उसी पे ही मान लो को सवाल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको रिकैप कर देता हूँ, ये आर रेडियस था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर था। ये कैसा आया था, एरिया ये वाला लिया जाता है, ये जो ये वाला एरिया होता है, ये जो दीवार पे शेडो बनती है वो वाला एरिया लिया जाता है, कोई खास बात नहीं, ये भी हमें पता था। अब मान लो और कर लो, एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करना, कि मान लो मैं तुम्हें दे दूं ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसका रेडियस ले लो आर है, और लेंथ ले लो इसकी एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कुछ ले लो ई नॉट आ रही है जैसे ये सब। चलो पहले रुक जाओ 2 मिनट, चलो ये चलो पहले तो आसान वाला कर लेते हैं, 1 मिनट बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे आ रही है, ऐसे, ये मेरी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूछा है फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, पूरा क्लोज रीजन सिलेंडर, क्या आंसर जल्दी से बताओ, बिल्कुल बेकार सवाल, घटिया टाइम वेस्ट, जीरो। वेरी गुड, जीरो, बिल्कुल कोई खास बात नहीं थी इसमें। फ्लक्स थ्रू, हाँ, फ्लक्स थ्रू एनी रीजन पूछ लिया, मान लो इससे पूछ लिया तो तुम बता सकते हो, मान लो इसका एरिया का नाम दे देगा, तो कोई खास बात नहीं, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सपोज ये दे दिया तुम्हें कि भाई इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नॉट, फिर से मैं ही बोल देता हूँ कि फ्लक्स पूछा जाएगा तो आंसर होगा जीरो, फ्लक्स थ्रू द होल सिलेंडर जीरो, क्योंकि जितना अंदर एंटर हो रहा है और उतना ही आउट हो जाएगा। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत रीजन भी देख लिया था, कोई खास बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं सवाल को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं। अब मेन सवाल पे आते हैं। मेन सवाल ये है कि आपने ये वाला पार्ट कट कर दिया इसका, ठीक है, जैसे कि समझ लो, मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जो इसका ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपने कर दिया कट, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये ऐसे, अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो, इसका रेडियस आर है अभी भी, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है, ई नॉट। अगर मैं इस पूरे क्लोज रीजन से पूछूंगा ना, क्लोज रीजन क्या हो गया, ग्रीन वाला भी और ये रेड वाला भी, पूरा एक क्लोज रीजन जो बना ये, तो आंसर ऑब्वियसली जीरो ही होगा, है ना, क्योंकि क्लोज रीजन हो गया, जीरो जीरो होता है। बट मैंने क्लोज नहीं पूछा, मैंने पूछा है जो एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस कौन सा, ग्रीन वाला जो है, ये जो ग्रीन वाला कर्व सरफेस है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो ग्रीन वाला कर्व, ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल हो गया। E naught into 2R माइनस ई नॉट 2RL। वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर दिए, बट सेकंड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इनकमिंग है ना ये, तो माइनस भी लगेगा। वेरी गुड, मतलब अब मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो बहुत आराम से, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो, कि भाई ये वाली साइड 2R हो गई ना, ये जो एरिया प्रोजेक्टेड एरिया बताया ना, टॉर्च लगा के प्रोजेक्टेड एरिया देखते हैं, और ये एल लेंथ हो गई, तो ये तो एक रेक्टेंगल टाइप बन गया ना ऐसा कुछ, एल साइड है और ये 2R है, तो एरिया तो हो गया 2R इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, बस ये आंसर आ गया सिंपली। और नेगेटिव श्रेया ने इसलिए बोला क्योंकि ये इनकमिंग फ्लक्स है, तो इनकमिंग के आगे नेगेटिव लिखा जाता है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। वेरी गुड, ठीक है, तो मैं समझ गया कि भाई ऐसे बहुत सारे सवाल तुम कर सकते हो। ऐसी जस्ट एक और याद आया मुझे, तो एक और जल्दी से बता दो, सेम टाइप का क्वेश्चन, टाइम वेस्ट एकदम, बट थोड़ा जल्दी कट करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे कोई ट्रायंगल रेंगल दे दिया तुम्हें कि भाई 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, और इसकी 3D शेप बना देता हूँ मैं, मतलब ऐसी इसकी 3D शेप हो गई, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत बात होती है। और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ई नॉट, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और फ्लक्स पूछ लेते हैं इस वाले सरफेस से, ए बी सी
और डी। ठीक है, तो मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये वाला, इससे फ्लक्स पूछा गया। टोटल फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी से पूछा गया है फ्लक्स। और कुछ साइड दे देता हूँ मैं, ये साइड हाँ ये देना भूल गया था मैं, इसको 10 मीटर ले लो, नंबर ले लो इस बार, ई नॉट की टर्म में आंसर बता देना कुछ भी। -40 E naught। हाँ इस बार ध्यान दिया उसने, वेदांत ने। 40 ही होगा, 50 नहीं होगा, अगर किसी ने 50 सोचा हो गलती से तो समझ लो बिल्कुल बेकार सवाल एकदम, कि भाई वैसे देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर बनेगा इस तरीके से, ये एरिया वेक्टर होगा, अगर मैं बेकार तरीके से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, फिर एंगल एंगल निकाल के फिर कुछ कहानी बनेगी पूरी। हमने तो शॉर्टकट तरीके से कर रखा है। शॉर्टकट क्या था कि भाई अगर यहाँ से टॉर्च जलाते हो तुम, तो तुम्हें ये वाला एरिया दिखाई देगा, कौन सा, ये वाला एरिया दिखाई देगा तुम्हें, जो ए बी सी डी ई ए ई एफ डी, ये वाला एरिया दिखाई देगा, ये वाला एरिया जो ये बॉटम पे जो सबसे पीछे जो है। तो बस अब हम फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट इंटू जो एरिया है ए बी ई एफ का। तो बस अब तो बेकार सवाल हो गया, ई नॉट इंटू 10, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया ना, लेंथ इंटू ये जो दूरी दे रखी थी ये 4 है, तो 10 इंटू 4, बस ये आंसर है। अब नेगेटिव क्यों, हाँ नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो इसका। ठीक है, ऐसे मेरे ख्याल से। हाँ बोलो, किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। सर इस जैसा आपने एक मेथड बताया था कि नेट क्योंकि 0 होता है नेट फ्लक्स इस इन केसेस में, तो आपने वो बताया था कि ट्राइंगल का यानी रेक्टेंगल का फ्लक्स प्लस इसका करेंगे तो नेट 0 होगा, तो -10 हो जाएगा, मतलब आपने इक्वेशन बना के बताया था। हाँ हाँ तो सही। इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो ट्राइंगल्स का भी देना पड़ेगा क्या फ्लक्स? नहीं नहीं, अगर तुम उस तरीके से करोगे इसको तो इसका फ्लक्स, इस वाले का फ्लक्स और नीचे वाले का तो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इस वाले का नीचे वाला है ना, ये वाला ई एफ सी डी वाला जो है इसका 0 हो जाएगा। तो बस अब ये दोनों के वही तो बात कर रहे हैं, एक ही बात को दो तरीके से बोल रहे हो तुम कि भाई ए बी सी डी का फ्लक्स प्लस ए बी एफ ई का फ्लक्स समेशन 0 होना चाहिए, तो वही तो बात है, इसका फ्लक्स पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव है। ठीक है, और वो एक ही बात है, वो तो एक ही बात बोल रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पुरानी चीजों की बात थी। एक मिनट, चलो अब ये सब पुरानी बात थी, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार मुझे वेरीफाई करने दो बस। ठीक है चलो, कुछ नहीं। अब हमने चार्जेस वाली कहानी स्टार्ट कर दी थी मेनली। हाँ ठीक है, तो उसमें था जो पहला सवाल मैंने दिया था तुम्हें, वो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गया होगा शायद तुम्हें, बट वो थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप था कि भाई यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मैंने कोई डिस्क टाइप रख दिया था आर रेडियस का, और फिर मैंने कहा था कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। ऐसे बहुत सारी लाइंस निकलेगी ना इसमें से, कभी कभी फ्लक्स को ऐसे ही पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस डिस्क, ऐसा वर्ड भी यूज कर ले, समझ जाना कि फ्लक्स पूछ रहा है वो। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस डिस्क। ठीक है, तो अब वो हमने पूरा डेरिवेशन किया था, वो शॉर्टकट से बाद में उससे भी देख लेंगे, बट फिलहाल रिजल्ट याद करना है हमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको रिजल्ट कैसे याद करना है। तो मैंने कहा था कि उसको याद करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो रिजल्ट को, कि भाई ये मान लो एक्स दूरी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ से ये इसका ये वाला एंगल देख लिया करो, ये थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, अल्फा लिख लो, थीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो पर्सनली मुझे कैसे याद है कि भाई q/2 एप्सिलॉन नॉट तो आता ही है, तो धीरे धीरे गॉस लॉ पढ़ोगे तुम्हें कॉमन लगने लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा, बस ये होता है फ्लक्स। ये बेटर फॉर्म है याद करने की, अगर याद रह जाए तो। वैसे एक्चुअल रिजल्ट तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, वो आ ही जाएगा। एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x। बोलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये, तो ये वाला फॉर्म बेटर है याद करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, बट इसको मैं एक दो बातों को दूसरे की पहले बता चुका हूँ। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हालांकि वो इतनी ज्यादा हमने यूज कर ली है कि हमें मेन रिजल्ट याद है, बट फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत आती हो किसी को, तो इस तरीके से याद कर सकता है कि भाई ये थीटा एंगल है और ये आर हो गया, आर ऑब्वियसली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो तुम्हें रिजल्ट याद है, सबको याद है, मुझे पता है ये रिजल्ट है, मुझे भी अब याद हो गया इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, बट कुछ समय बाद मैं भी मान लो भूल जाता हूँ। ठीक है, मुझे एकदम से नहीं याद आता, तो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, मान लो तुम बहुत सारे चैप्टर पढ़ लोगे, मॉडर्न फिजिक्स तक जब तक पहुंचोगे शायद इतने अच्छे से रिजल्ट ना याद रहे, तो क्या तरीका होता है इसका कि भाई मैं इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ।
वो कितनी लिखी जाएगी, के क्यू इस टाइप का कुछ बनेगा ना, मतलब डेरिवेशन के अंदर जा रहे हैं एक तरीके से, अपॉन आर स्क्वायर। और इसका ये वाला कंपोनेंट मेनली इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो ई कॉस थीटा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, बस ऐसे याद रह जाता है ये रिजल्ट। अब तुम चाहे ये याद कर लो चाहे वो याद कर लो, एक ही बात है भाई। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू एक्स बाय आर, तो आर क्यूब हो गया, तो ये वही तो रिजल्ट आ गया। अब यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू एक्स अपॉन, मैं पुरानी बात रिकैप करा रहा हूँ, याद करने का तरीका और कोई खास बात नहीं है, कि पावर 3/2, वो वही तो रिजल्ट आ गया ये। ठीक है, तो पर्सनली तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और रिजल्ट था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, वो भी शायद याद नहीं रहता काफी लोगों को कि भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। ये पुराना रिजल्ट रिकैप करा रहा हूँ, अभी कुछ फ्लक्स नहीं बता रहा मैं, तो जस्ट याद आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ वो, कि भाई यहाँ ये एक्स दूरी पर है और इसका रेडियस आर है। पूछते हैं बताओ यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो पर्सनली वो मुझे इस तरीके से याद है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो बिल्कुल सिमेट्री है। अभी रिजल्ट तुमने देखा कौन सा था, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो रिजल्ट हमने अभी अभी याद किया है। ठीक है, देखो ये भी रिजल्ट कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा है, E बराबर सिग्मा, q की जगह सिग्मा आ गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेम रिजल्ट। तो तुम एक रिजल्ट याद करोगे, दो रिजल्ट अपने आप याद हो जाएंगे। ये डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये फ्लक्स होता है किसी क्यू चार्ज की वजह से। ये क्या चीज है, क्यू चार्ज है और यहाँ पे डिस्क पर फ्लक्स पूछा गया है क्रॉस करने वाला। देखो सिमेट्री है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बस याद करने का तरीका और कोई खास बात नहीं, जैसे भी तुम्हें याद हो, बट पर्सनली मुझे इस तरीके से याद है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई हमने नया नहीं पढ़ा अभी तक, सब टाइम वेस्ट किया। क्या कहानी है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो और कुछ बचा तो नहीं है ना, चलो ठीक है, कुछ आएगा बाद में ले लेंगे। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ना तुम्हें गॉस लॉ का बेसिक स्टार्ट करा रहा हूँ, एक मिनट बस। ठीक है, अब एक तरीके से गॉस लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं। गॉस लॉ की कुछ स्टार्टिंग करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक सवाल के फॉर्म में, तुम्हारे लिए एक सवाल है ये गॉस लॉ का नाम ही नहीं ले रहा मैं, तुम्हारे लिए एक सवाल है कि भाई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, बस एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है तुम्हें। उससे आर दूरी पर एक स्फीयर है, ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, मतलब सॉरी ये वर्ड गलत यूज कर लिया मैंने, स्फीयर है ये। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है फ्लक्स, फ्लक्स पूछ रहा हूँ, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना है। बिल्कुल बेसिक और पहला सवाल, एकदम गॉस लॉ का बेस है ये, और ये बता रखा है कि ये सेंटर पर रखा हुआ है, ये सेंटर पर है एकदम चार्ज, और फ्लक्स थ्रू द स्फीयर निकालना है। तो अब हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हालांकि ये गॉस लॉ से सिंपल सा इसका आंसर ये आएगा, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज दिस। ठीक है, अभी तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा, बट फिलहाल हम इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर निकालना है, कोई खास बात नहीं है। बड़ा हो गया डायग्राम, छोटा कर देता हूँ उसको, फिर स्पेस चाहिए ना मुझे। वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, और ये क्या चीज है, स्फीयर है ये, तो पूछा क्या गया है, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो ध्यान से साथ साथ देख लेना मेरे। अब इसमें क्या करेंगे, बस सिंपल सा डेरिवेशन है कि भाई आप कहीं पर भी एक छोटा सा ये डीए ले लो। ठीक है, थोड़ा 3D में दिखा देता हूँ, ये थोड़ा डायग्राम 3D में दिखाना मुश्किल है, बट चलो कहीं भी कोई भी डीए ले लिया, हल्का सा ये डी, ये क्या है, डीए, डीएस बोल दो, डीए बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ऑब्वियसली ये बाहर की साइड आएगा ब्लैक बोर्ड के। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पर, वो भी कुछ ऐसे ही आएगी। ठीक है, और इस छोटे से कितना डी फाई कितना होगा, डी फाई जो छोटा सा जो हमने एरिया लिया है, इससे कितना फ्लक्स हो रहा है, ई डी एस। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालें, क्या हम ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ठीक है, वैसे तो ये कर सकते हैं, बट फिर भी और ज्यादा वेरीफाई कर लो इसको अपने समझने के लिए, कि मान लो कहीं और ले लो एक छोटा सा एरिया, ये डी एस ले लिया, तो फिर से दोबारा देखो ई ऐसे आएगी
और एस भी ऐसी आएगा, डीएस और ई भी ऐसी आ रही है। एंगल हमेशा 0 डिग्री है, कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ यहाँ भी लिख देता हूँ cos 0 डिग्री भी है इसके साथ साथ, क्योंकि हमेशा ये पैरेलल है ना, इस वजह से कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो तो डीएस बाहर और ई बाहर, ठीक है। क्योंकि ये हम पुरानी फीलिंग के तहत जानते हैं, जो हम जितना कुछ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके बेस पे तुम बोल सकते हो अगली बात। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लो तो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब जगह ऐसे हो रहा है सेम डायरेक्शन में, इस वजह से। तो बस ई, अब देखो यहाँ पर एक और छोटी सी बात समझ लो कि जो ई यहाँ है, कलर जो ई यहाँ है वही ई यहाँ है, वही ई यहाँ है, वही ई यहाँ है, क्योंकि सारी की सारी ई सेम दूरी पर है चार्ज से। तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बच गया डीएस का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इसका फिजिकल मतलब है कि जितने भी ये छोटे छोटे डीएस है ना, ये छोटे छोटे डीएस जितने भी हैं, इन सबको तुम जोड़ रहे हो आपस में, तो सरफेस एरिया आ जाएगा ना पूरे स्फीयर का। ये जब तुम जोड़ते चले जाओगे इन सबको डीएस डीएस को, तो कुछ नहीं, सरफेस एरिया है ये। तो फ्लक्स निकल के आया E इंटू सरफेस एरिया, वो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक नहीं, क्या गड़बड़ हुई, सही है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही तो होती है किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम है ये। तो बस अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, के की वैल्यू पुट कर दी, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये आर मैंने गलती से कभी कैपिटल ले लिया, कभी स्मॉल ले लिया। तुम लोग एग्जाम में इन सब चीजों का ध्यान रखना, कैपिटल आर ही ले लेते हैं सब जगह से, एग्जाम में मत करना ऐसा, नंबर कट जाते हैं फिर। कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये भी कट गया, ये भी गया, तो कितना बचा, बस क्यू और एक एप्सिलॉन बचा। ये एक बहुत ही अच्छी बात हमने समझी है। अब इसको बहुत अच्छे से आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि फ्लक्स इस स्फीयर से कितना आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फीलिंग तो अभी हम इसकी ले ही लेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इससे पास हो रहा है। सर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना। वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है उसका, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही है सब जगह से, ठीक है। और एंगल तो अलग अलग है ना। हाँ, डायरेक्शन तुमने यहाँ कवर हो गई ना, ये सब जगह डीएस भी तो चेंज कर रहा है, फिर कांस्टेंट थोड़ी है कि भाई ये कहीं डीएस अलग अलग है। तो डीएस हमेशा पैरेलल है इनके बीच में, cos 0 का एंगल, तभी तो लिखा था हमने पूरी डिटेल में, ठीक है। तो इसीलिए तो है ये वाली कहानी कि भाई डीएस भी उधर ही है, ई भी ऐसी है, डीएस भी ऐसी है, ई भी ऐसी है, सॉरी ऐसी है, डीएस भी ऐसा है और ई भी ऐसा है। तो डॉट हमेशा एंगल 0 है ना इनके बीच में, तो वही तो हम कर रहे हैं, छोटे सबकी जगह d5 निकाला, सबको ऐड कर दिया टोटल, ठीक है। तो ये आया Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। अब ये रिजल्ट, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्नैपशॉट अभी ले लेना, पहले मैं कुछ बेकार की चीजें रब कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, ठीक है। अब तुम इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, बट वैसे धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सब, तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन का ट्रायल है, फिर शायद तुम्हें लिखना ना पड़े, ये सब मेरे पास सेव हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर तुम कहोगे तो आगे जाके मैं तुम्हें शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, बट अभी मैं अपने स्तर पर चेक कर लेता हूँ पहले कि सारे का सारा सब कुछ सेव हो रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा, ठीक है। तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, शेयर भी कर दूंगा मैं। अभी क्या चल रहा था, हाँ ये हो गया। एक बात और है, एक तरीके से हमने छोटा सा गॉस लॉ पढ़ लिया है कि कोई भी सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स निकल के आता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस लॉ। अभी बहुत सारी बातें छूटी हुई हैं, धीरे धीरे सामने आ जाएंगी, बट फिलहाल एक बेसिक फॉर्म में हमने पढ़ लिया है कि भाई फ्लक्स ड्यू टू एनी चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं कुछ बताना चाह रहा था, पता नहीं भूल गया। हाँ, ये तुम्हारे एग्जाम में जब सीबीएसई का तुम एग्जाम दोगे तो वहां ये वाली हेडिंग इस नाम से आ सकती है, ठीक है, कि ड्राइव गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग
कॉलम्स लॉ। अगर कोई ऐसी हेडिंग आएगी ना तो ये वाला काम कर देना। अगर कोई सीबीएसई के एग्जाम में ऐसी हेडिंग आती है, ये आती है मतलब आई जाती है, अच्छा सवाल है ये वाला, तो ड्राइव गॉस लॉ यूजिंग कॉलम्स लॉ, तो ये प्रूव कर देना। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने दूसरे नाम से, मतलब तुम्हें दिख ही रहा है कि हम क्या करते हैं इसमें। बट फिलहाल मैं अभी इस वाले पार्ट पे नहीं जाना चाह रहा कि डेरिवेशन टाइप की चीजें, मुझे कुछ फीलिंग क्रिएट करनी है तो मैं उसको वर्क करता हूँ। ठीक है, तो अभी स्नैपशॉट सबने ले लिया होगा जहां तक है। मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बोर्ड। चलो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये अच्छी चीजें हैं बहुत सारी। स्टार्ट करते हैं। तो जो फीलिंग वाला पार्ट है उसको ध्यान से सुनना आप। जो मैं तुम्हारे मन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो क्या है, ध्यान सुनना। कि अब वो स्टार्ट होता है मेन पार्ट। वो तो डेरिवेशन था, वो भूल जाओ, बस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बहुत है हमारे लिए। तो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। मैंने यहाँ आर दूरी पर एक स्फीयर लिया। ठीक है, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है आईआईटी के लिए, मतलब जो फाउंडेशन पार्ट। अभी 10 मिनट बची है, 10 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, ये स्फीयर हो गया है। तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो तुम सबको पता है इसका आंसर क्या है। अभी अभी कर लिया हमने, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S1 स्फीयर से है ये फ्लक्स, S1 स्फीयर से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज यहां पर मैं एक 2r रेडियस का स्फीयर ले लेता हूं। ठीक है, 2r रेडियस का स्फीयर है ये, मतलब थोड़ा R2 ले लो, कोई दूसरा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, R2 ले लो इसको चाहो, और ये R1 था। तो फिर से मैंने तुमसे ये सवाल पूछा कि फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर R2, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? Q by epsilon naught। सेम आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुमने यहाँ पर ये बात ध्यान से हमें देख लेनी चाहिए, यहीं पे देख लेनी चाहिए, तो जो मैंने नहीं बोली थी। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। बिल्कुल बेसिक बात, डिपेंड नहीं करता, आप कितना ही बड़ा स्फीयर ले लो। अभी तुमने इस लॉजिक से बोला, ठीक है, चलो ठीक है, तो इस लॉजिक से बोल दिया तुमने। एक और लॉजिक सोचने का था, बट चलो तुम इस लॉजिक से बोल रहे हो, अच्छी बात है। एक और कुछ आगे बढ़ाते हैं सवाल को। ठीक है, एक और तरीके से सोचने पे मैं तुम्हें मजबूर करूंगा अब, और वो सोच सबसे बेटर होगी। ध्यान सुनना, इसके अराउंड मैंने एक क्यूब ले लिया। अब तुम्हारी नानी याद आ जाएगी कि यार अब कैसे जवाब दूं मैं इसका। क्यूब ले लिया इसके चारों तरफ। क्या ले लिया? क्यूब। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट स्फीयर बराबर था फ्लक्स थ्रू सेकंड स्फीयर। अब फ्लक्स थ्रू क्यूब बताओ कितना होगा? सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्या लॉजिक क्या दे रहे हो तुम इसका? सर इसमें जो Q चार्ज है उससे जो मतलब स्फीयर से जब वो मतलब Q चार्ज से जो लाइन निकलेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, मतलब वो फ्लक्स वाली जो क्रॉस करेंगी, वो सेम होगा क्यूब से, क्योंकि उतनी मतलब वो क्लोज सरफेस है तो उतनी लाइन निकलेंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अगर तुम बिल्कुल बेसिक से करना चाहोगे तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा उसका, उस सवाल का जवाब बिना दूसरे तरीके से सोचे हुए। भाई वो कितना खतरनाक है ना, देखो खुद देखो, डीए तुम लोगे यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकालना चाह रहे हो, ई ऐसे है। अब तो वो हर्ष भी पागल हो जाएगा कि अब ई ऐसे है और डीए ऐसे है, यार ई ऐसे है यहाँ पे, यहाँ कहीं आ जाओगे तो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा। फिर वो पूरा इंटीग्रेट करके शायद इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मैं भी नहीं कर सकता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स हो जाएगी। तो इस तरीके से निकालना, फ्लक्स के इस सोच के तहत निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है इस क्वेश्चन में, कि भाई ये नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, इसमें तो हम कर ही नहीं सकते, स्फीयर में फिर भी हमने कर लिया था। ठीक है, अब आगे जाके मान लो मैं तुमसे ये वाला सवाल पूछता, भाई सेंटर पे लिया था ना तुमने, मान लो एक और सवाल ऐसा बना दूं मैं कि इस स्फीयर के कोने में रख दूं कहीं, बोलूं कि बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तब भी ये वाला फिर भी शायद कर सकते हो तुम इस फॉर्मूले से, थोड़ा बहुत सोचोगे तो शायद कर पाओगे, हालांकि मैंने सोचा नहीं, बट इसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हें कि यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और डी ऐसे होगा, तो ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाएगा। क्या सवाल, रिपीट कर देता हूँ, कि सेंटर पे नहीं रखा, कहीं साइड में रख दिया और फिर फ्लक्स पूछ लिया। ठीक है, तो इन्हीं सारे सवाल के जवाब देने के लिए एक और सोचने का तरीका है, जो कि अंकित ने अभी जस्ट बताया था कि सर इससे अच्छा आप फ्लक्स का बेसिक मतलब समझो। बेसिक मतलब क्या था, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में भी क्रिएट कराना चाह रहा था कि भाई ये तो होता ही है फ्लक्स, कि इसको इंटीग्रेट करके निकालो। फ्लक्स का सोचने का एक और तरीका है कि किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है, नंबर ऑफ लाइंस
क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड एज फ्लक्स। ये एक फीलिंग जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारे माइंड में बैठाई थी, अब वो बहुत काम आएगी अगर हम ऐसे सोचेंगे तो। अब देखो कितनी अच्छी बात हो गई। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से, कि फ्लक्स कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ये मुझे पता है फ्लक्स की, ये एक और परिभाषा पता है मुझे। वो तो पता ही है, ई डॉट डी एस, वो तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, थोड़ा फिजिकल वाली हो गई ये वाली, मतलब सोच फीलिंग वाली डेफिनेशन। तो बस अब तो हम सारे सवाल के जवाब दे सकते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, कि भाई जो हमने चार्ज लिया था ना, तो हम लाइन की टर्म में सोचेंगे। लाइन सोचो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 100 लाइन निकाल देता हूँ, या मैं अपने डायग्राम में दिखाई देता हूँ कुछ लाइन्स, कि मान लो मैंने यहाँ से 8 लाइन्स निकाली है, ये 4 लाइन तो ये वाली हो गई, और मान लो और 4 लाइन बना देते हैं, ये 4 लाइन निकली है, ये इधर भी आ गई, तो सॉरी 8 लाइन्स हो गई ना, 8 लाइन्स निकली हैं, ठीक है। तो तुमने पहले वाले स्फीयर 1 में तो ड्राइव करा था ना रिजल्ट ये वाला, स्फीयर 1 के लिए, कि सर ये तो 4 लाइन्स हैं, सॉरी 8 लाइन, मतलब फ्लक्स पता है हमें जो भी था वो, तो 8 लाइन्स है ना इसके थ्रू, इस वाले के थ्रू 8 लाइन्स निकल रही हैं, तो 8 लाइन्स ही रेड वाले को क्रॉस कर रही हैं, रेड वाला जो सेकंड स्फीयर S2 था। इस वजह से इसका आंसर सेम फ्लक्स आ रहा था। भाई लाइंस जो निकल रही हैं वो फाइनली S2 से भी पास हो रही, उतनी नंबर लाइन, कहीं चार्ज तो है नहीं जो ऑल लाइंस क्रिएट हो गई। लाइंस तो सिर्फ चार्ज ही क्रिएट करता है, और कोई थोड़ी क्रिएट कर सकता है। तो फिर जितनी लाइन पहले स्फीयर से पास हुई येलो वाले से, उतनी ही रेड से पास हुई है, ठीक है। तो इस लॉजिक से भी तुम सोच के जवाब दे सकते थे, हालांकि हमने तो उसको इस वाले लॉजिक से दे दिया था कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, हमें ये पता है, ठीक है। बट ये लॉजिक क्यूब पे काम नहीं करेगा, ये क्यूब पे ये वाला लॉजिक काम करेगा, सेकंड लॉजिक बताया मैंने कि नंबर ऑफ लाइंस वाला। तो बस वो अंकित बता ही चुका है कि सर देखो जो लाइन इससे क्रॉस हो रही है S1 से, वो S2 से हो रही है, और वही क्यू इस क्यूब से क्रॉस होंगी, ठीक है। तो चाहे क्यूब से आंसर कितना होगा, यही आंसर होगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया इसी लॉजिक से, क्योंकि सेम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है। और इवन सर आपने क्यूब लिया है ना, आप जनरल बता दो ना सीधे ही, खाना का अभी क्यूब ले रहे हो फिर और आगे कुछ लोगे फिर डराओगे हमें, तो इससे अच्छा आप जनरल बता दो सीधे ही, ग्रीन कलर ये रहा। कोई भी क्लोज रीजन ले लो, मैं बिल्कुल जनरल बता रहा हूँ, एनी क्लोज्ड रीजन, बट ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस से भी कितना आंसर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ एक तरीके से, और जनरलाइज कर दिया, ठीक है। इसका स्नैपशॉट नहीं लेना अगर तुम्हें, बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं इसका एक और सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, पहले इसका ले लो अगर लेना है तो, बाकी मैं एक और सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ, ये जल्दी बना रहा हूँ, ध्यान से जल्दी बनाओ इसको, इधर देखो, बस नोट्स के वजह से बना रहा हूँ, और कोई खास रीजन नहीं है, जिससे तुम्हें बाद में समझ में आ जाए। ये अभी तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, बट आगे जाके शायद समझ में ना आए। सर अगर कोई मीडियम हो गया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी आएगा? बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इसका स्नैपशॉट लेना है, अभी लिखने दो पहले मुझे। अभी रुक जाओ 1 मिनट।
ये क्लोज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ओपन के लिए ट्रू नहीं होगा ये। एनी क्लोज सरफेस। अब मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा, ठीक है, और तुम इसका स्नैपशॉट ले लो पहले, फिर मैं डाउट वाउट ले लेता हूँ, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो उसको जल्दी से, स्नैपशॉट ले लो, बाकी नोट्स से मिल भी जाएगा तुम्हें। ये फीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सबने ले लिया होगा शायद। चलो अब डाउट पूछो, शायद आदित्य का डाउट था। सर मैं पूछ रहा था अगर ये मीडियम में हो तो अपॉन एप्सिलॉन आर भी आएगा? हाँ, एप्सिलॉन आर भी आएगा अगर मीडियम। हाँ, तो अब अगर कोई ऐसे ये वाला सवाल तुमसे पूछे, कोई नया सवाल थोड़ी है, तो डिस्कस कर ही चुका एक तरीके से थोड़ा सा मैं, कि भाई कोई एक स्फीयर है, यहाँ मैं चार्ज रख दूं प्लस क्यू, और पूछूं इस स्फीयर से बताओ कितना फ्लक्स है, तो वही सेम आंसर हो गया ना, इसी लॉजिक से, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग वाले लॉजिक से। तो तुम फिर से वही आंसर बोलोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थ्रू एनी क्लोज सरफेस है, ये तो फिर भी एक स्फीयर है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से तुम्हारा ये आंसर होगा, ठीक है। मैं एक सिलेंडर बना दूं इस तरीके का, ठीक है, इसके अंदर क्यू चार्ज रख दूं, ठीक है, फ्लक्स पूछूं, तो तुम क्या आंसर दोगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कुछ कर लो, तुम्हारे जो मन में जो भी विचार आ रहा हो, ठीक है, इसको पिन कर देते हैं। चलो ठीक, एक और ठीक है, चलो नया कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमने समझ लिया वाली बात, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोई और क्लोज सरफेस दे दूं कि भाई कुछ भी ऐसा, कुछ भी शेप ले लो जो तुम्हारे मन में आ रही है, ऐसे ही कुछ ये ले लिया, सिलेंड्रिकल शेप ही ले लेते हैं। इसके अंदर मैं नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया, फिर पूछा है फ्लक्स कितना होगा, तो तुम इस बार क्या आंसर दोगे? माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। हाँ, और देखो वो रीजन समझ में भी आ रहा है, इनकमिंग फ्लक्स होगा ना इसके पास इस बार, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, सब कुछ रेट हो रही है चीजें, ये इनकमिंग फ्लक्स है, सब जगह से होगा ये, ठीक है, कोई खास बात नहीं इसमें। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, रब कर रहा हूँ उसको मैं। अब कुछ नया करते हैं, अच्छा करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्यूब प्रॉब्लम्स, सॉल्व कर लेते हैं सारी की सारी, बहुत सारे स्टैंडर्ड क्यूब प्रॉब्लम्स हैं, फिर आगे हम गॉस लॉ को समझेंगे अच्छे से। अभी भी देख सकते हैं गॉस लॉ, कितने केपेबल तो हो ही गए हैं अभी हम, बट फिर भी चलो पहले आसान प्रॉब्लम्स कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ध्यान से देखो इधर, पहली प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ डायग्राम ऑलरेडी है, मैं वही ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ये नेट से चेपे हुए डायग्राम है, क्यों नहीं कर रहा है? चलो इसको ऐसे देख लो जल्दी से। पूछा गया है, अच्छा मेरा फोटो खराब हो गया, कोई बात नहीं, चलो मुझे मत देखो, बट ये डायग्राम अच्छा लग रहा है एटलीस्ट। तो पूछा गया है कि भाई इसका कितना फ्लक्स होगा, स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ नहीं अभी वो नहीं, सरफेस से नहीं, क्यूब से बताओ पहले। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो वो तो बेकार सवाल हो गया एकदम, क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो गया ना इसका आंसर तो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। पूछा जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम चाहो तो नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी से पूछा गया है। पहले आंसर बता दो तुम लोग, अपना आंसर बताओ मुझे। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान बात है एकदम, कि भाई इसमें तुमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलना भूल गया था, ये सेंटर पर है, एकदम सेंटर पर, ठीक है। तो इसी वजह से, हाँ सेंटर की वजह से ही सिमेट्री आ जाएगी बहुत अच्छी वाली इसमें। कैसे आ जाएगी वो, एक मिनट, ठीक है। तो इसी सिमेट्री की वजह से ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा ना इसका, जो लाइन से बाहर निकल के जा रही होंगी बहुत सारी, इस तरीके से बहुत सारी लाइन ही तो होती है फ्लक्स की, जो बातें हैं सारी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम।
तो यहाँ पर ये ना डायग्राम की सिमेट्री की वजह से सारे सरफेस से बराबर फ्लक्स पास हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है इस डायग्राम की। तो सारे सरफेस से बराबर फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स थ्रू, मान लो ये फर्स्ट सरफेस नाम बोल देते हैं इसका, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, ऐसी बहुत सारी कितनी सरफेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गई ना, तो सब बराबर होगा। तो वैसे तो इसको लिखा जाएगा कि भाई फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, 5 1 पहली सरफेस से, दूसरी सरफेस से, तीसरी सरफेस से, चौथी सरफेस से, पांचवी सरफेस से, छठी सरफेस से। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आगे जाके तुम मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं एम्फेसाइज अभी से करके चल रहा हूँ कि सिमेट्री हो रही है इस डायग्राम में। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब बराबर हो गया 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ले लो, फ्लक्स थ्रू 1 ले लो, चलो ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर ये आ रहा है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब तो हमें पता ही है कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 6 नीचे आ गया, तो हो गया फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। हालांकि आपने फर्स्ट पूछा था, बट सबका आंसर यही होगा। तो बहुत बेसिक सवाल था। फ्लक्स थ्रू क्यूब भी बता सकते हो और फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द सरफेस भी बता सकते हो, कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी ओपन सरफेस ले लो, सबका आंसर बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट बस। खुद ही बना लेता हूँ चलो डायग्राम, वो फिर वाइट हो जाता है। इधर देखो कि भाई आपका कोई क्यूब दे दिया, सपोज ये क्यूब दे दिया आपको, एक मिनट बस है, पिन कर देता हूँ मैं, जब कोई आ रहा जा रहा है तो वो चेंज होता है। पिन कर दी मैंने, अब शायद मेरी वीडियो ही रहेगी तुम्हारी स्क्रीन पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चार्ज देखो बहुत सारे, पहले पूरी वैरायटी बताता हूँ तो हम क्या क्या करने वाले हैं, एटलीस्ट पता तो लगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है अभी कुछ टाइम में। मैं एक बार चार्ज यहाँ रखूंगा, ठीक है, फिर अभी चार्ज यहाँ रख के फ्लक्स थ्रू क्यूब भी पूछूंगा मैं, और फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस भी पूछूंगा, करेंगे इसको अभी हम। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ चार्ज रख दूंगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू सरफेस तो क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हाँ फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछ लूंगा इसमें, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, चार्ज यहाँ रख दूंगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछ लूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कॉर्नर पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस, ठीक है। तो पहला सवाल है कि भाई फ्लक्स थ्रू क्यूब, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में तो रूम के एग्जांपल देख के बता देते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करो खुद ही कि भाई फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। तो कोई बता सकता है मुझे? सर Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही आंसर है, अंकित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। अब ये 8 कहाँ से आया वही हमें समझना है मेनली, ठीक है भाई, इसको कैसे लेके आए, तो उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक मिनट रुक जाओ बस, बाकी लोग खुद सोचो एक बार कितने। 8 वर्टिसेस हो जाएंगे इसमें। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है ना, एक गॉसियन सरफेस, देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, बट जो कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ अभी से ही कि भाई ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तुम्हें कोई ऐसी गॉसियन सरफेस, मतलब मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ अभी, तो मैंने तुम्हें बॉस बताया नहीं, तुम्हें कोई ऐसी सरफेस बनानी होती है जो इसको कंप्लीटली एनक्लोज कर ले। पहला पार्ट क्या है, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसी सरफेस बोल देता हूँ कि इसके अराउंड कोई ऐसी सरफेस बनाओ, ऐसी क्लोज सरफेस बनाओ, क्लोज सरफेस बनाओ, जिससे कि टोटल उसके थ्रू तुम्हें पता होगा, क्लोज सरफेस के थ्रू तुम्हें पता होगा ना आंसर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा उसका आंसर, क्लोज सरफेस है वो, ठीक है। बट अगला पार्ट क्या होता है कि आप कोशिश करो कि जो आप क्लोज सरफेस बना रहे हो ना, वो इस तरीके से बनाओ कि सिमेट्री हो उस डायग्राम में, कि जैसे इसके बहुत सारे इक्वल पार्ट्स हो जाए, कि भाई ये ऐसे इक्वल पार्ट्स हो गए, इसके 4-5 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो उसका इसका जो फ्लक्स है वही बहुत सारों में होगा,
ये मैं जनरल बता रहा हूँ, ये सवाल तो बता ही दूंगा, बट मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ जनरल। तो बस फिर कुछ बाय 8 करके या बाय 6 करके ऐसा कुछ आंसर आता है, ठीक है। तो वो अब कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो सवाल समझ लो। फाइनली 3-4 सवाल करेंगे, तुम्हें ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये भी समझ में आ जाएगा अभी, बट फिलहाल ये जनरल सोच थी जो मैंने बताई। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने वापस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम एक गॉसियन सरफेस, एक सरफेस बनाते हैं इसके चारों तरफ, जो इसको कंप्लीटली इंक्लोज कर ले। अब वो डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर ऐसे समझ लोगे तो अच्छा रहेगा कि भाई एक सरफेस, तो ये क्यूब बना रहा हूं मैं इसके चारों तरफ। कुछ सोचो कॉर्नर वाला क्यूब है, तो 4 क्यूब तो इधर ही आ जाएंगे, समझ, थोड़ा छोटे बन रहे हैं बाकी क्यूब्स, पर 4 क्यूब्स तो यहीं पर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये है, और 4 पीछे भी जाएंगे बोर्ड के। अब भाई 4 क्यूब ऐसे पीछे भी बनेंगे इधर ऐसे करके, है ना। ये भी तो 4 बनेंगे इधर, पूरा डायग्राम विजुलाइज करोगे। बाकी शायद मेरे पास एक डायग्राम है, मैं उससे और विजुलाइज करा दूंगा। 1 मिनट हो जाओ बस, कोशिश करो इस डायग्राम को सोच के कि भाई 8 क्यूब बन रहे हैं इसके चारों तरफ, ये सोचो आराम से। ठीक है, यहां से थोड़ा सा सोच सकते हो कि एक मिनट, ये वाला जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज था सेंटर पे, अब खुद विजुलाइज करो ना। 1 क्यूब आ गया, फिर ये सेकंड क्यूब हो गया, भाई 1 क्यूब ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला क्यूब हो गया, थर्ड ये वाला क्यूब है, फोर्थ ये वाला क्यूब है। ऐसे ही 4 ऊपर है, देखो 4 ये नीचे वाले हो गए ना क्यूब, कुछ सोचो 4 क्यूब नीचे वाले हो गए, ऐसे ही 4 क्यूब ऊपर वाले होंगे। इस तरीके से ये वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्यूब हो गए ना, 8 क्यूब्स, ठीक है। अब इस चार्ज को इंक्लोज कर रखा है 8 क्यूब में, तो फ्लक्स थ्रू ऑल द 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स से ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन, क्योंकि अब ये क्लोज सरफेस बन चुका है, कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं है। अगर मैं कोई एक क्यूब छोड़ दूंगा तो क्लोज सरफेस नहीं बनेगा, फिर वो तो सारे क्लोज हो गए। Q बाय ये 8 क्यूब हो गए, 8 क्यूब से। अब देखो मैंने ये 8 इस तरीके से क्यों डायग्राम बनाया था, क्योंकि जो फ्लक्स किसी एक से होगा ना, वही बाय सिमेट्री सारों से होगा, ठीक है। इन सारों क्यूब में बराबर बराबर फ्लक्स है। भाई यहाँ पे कुछ भी लाइन जा रही होगी, 4-5 लाइन इधर पीछे से जा रही होंगी, ठीक है। ऐसी 4-5 ऊपर जा रही होंगी, 4-5 नीचे, 7 चारों तरफ से जा रही होंगी। अपने रूम से विजुलाइज कर लो कि रूम का कोई कॉर्नर पकड़ो और फिर विजुलाइज कर लेना आराम से अपना। ये बाकी ये डायग्राम से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो ही रही होगी, ठीक है। तो बस अब यही बोलना था कि भाई 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब, एक क्यूब से जो होगा वो बराबर हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन। ये तो है टोटल, तो फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द क्यूब्स, भाई 8 क्यूब से Q बाय एप्सिलॉन है, तो एक से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया होगा। ये स्टैंडर्ड सवाल है, एकदम CBSE लेवल के हैं, मेंस बोल दो या फिर CBSE लेवल ही बोल दो। फ्लक्स थ्रू क्यूब समझ में आ गया सर? लेकिन एक क्यूब है तो फिर 8 अज्यूम करके क्यों चलेंगे? क्या? एक क्यूब तो एक क्यूब है, आप एक क्यूब से पूछ रहे हो ना, एक क्यूब के कॉर्नर से, तो फिर हाँ ये पूरा अज्यूम करके क्यों चलेंगे? देखो इस क्यूब से तो टोटल फ्लक्स निकालना है ना, इस 1 वाले से निकाल लेते हैं सपोज, तो 1 वाले से निकालना है तुम्हें, तो पूरा। अब फिर वो, हाँ ये तुम पूछ सकते हो इस तरीके से कि ये एक क्यूब है तो वो तो इसका फ्लक्स चारों तरफ जाएगा ना, तो इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। ये तो पहला पॉइंट था। तो वो क्लोज सरफेस हमने इतनी स्मार्टली बनाया कि 8 क्यूब बनाए, तो क्लोज भी हो गया और सिमेट्री रही, तो बाय 8 भी कर दिया क्योंकि सबसे बराबर है। अभी और देखो, थोड़ा सा वेट करो, अभी समझ में आने लगेंगी तुम्हें चीजें। अभी और सवाल पूछता हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल भी करेंगे हम, कि अगला सवाल लेते हैं। चलो फिर एक साथ डाउट पूछ लेना, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीजें। तो मैं समझ सकता हूँ तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद। इधर देखो कि मान लो हमने क्यूब ले लिया, ये इस बार मैं कहीं और रख देता हूँ, कोशिश करना इसको आंसर करने की, ठीक है। मान लो सपोज हम रख देते हैं इस बार चार्ज, थोड़ा आसान रखता हूँ पहले, नहीं देखो यहाँ रख दिया चार्ज, यहाँ पर रख दिया। फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछा गया,
Q by 2 Q epsilon by naught। हाँ सही जवाब दिया, शायद वेदांत भी वही जवाब दे रहा था कि Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये कहाँ रखा गया है, क्लियर कर देता हूँ तुम्हें, 3D में समझ में आ रहा है। ABCD फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर ऑफ ABCD साइड का, ठीक है। तो बाकी हर्ष है, काफी लोग करो खुद कोशिश, विजुलाइज करो, बाकी मैं तो दिखा ही रहा हूँ तुम्हें इस बार। ये तो, अब मैं बोल तो रहा हूँ बट तुम्हें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, ये अपने आप सोचने वाली बातें हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि इसकी साइड में मैंने ये एक क्यूब क्यों बनाया। अब देखो ये पूरा इंक्लोज हो गया, क्योंकि इधर का जो फ्लक्स था ना वो कहीं और जा रहा था, तो मैंने ऐसा इस तरीके से कवर किया इसको कि भाई इधर वाला फ्लक्स पूछा गया ना मुझसे, ये वाला फ्लक्स पूछा गया है जो येलो कलर वाला है, ठीक है, वही फ्लक्स रेड कलर में भी जा रहा होगा, उधर से भी जा रहा होगा, तो बस दो पार्ट हो गए इसके, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ गया, Q by 2 एप्सिलॉन, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, पहला वाला बिल्कुल बेसिक से बताया था मैंने, ठीक है। हाँ समझ में आ गया शायद हर्ष को भी, बाकी और बना लेते हैं सवाल, ठीक है। इस बार चलो कुछ करके देखते हैं, बाकी तुम मानोगे तो हो नहीं, जवाब तो दोगे तुम लोग सब। इस बार सिर्फ हर्ष जवाब देता है, चलो देखते हैं, ठीक है। बाकी तुम मानोगे नहीं, जवाब कोई ना कोई दे ही देगा, कोई बात नहीं, बट कोशिश करते हैं कि हर्ष जवाब दे। इस बार कोशिश करना तुम हर्ष, चार्ज रख देते हैं यहाँ पर, फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछा गया है। Q by 4 epsilon naught। जी हर्ष ने दिया है जवाब, वेरी गुड। हाँ सर, Q by 4 एप्सिलॉन। हाँ Q by 4 एप्सिलॉन नॉट होगा, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं स्पीड को, मेरे ख्याल से बहुत स्लो हो रहे हैं हम, जल्दी से देख लो यहाँ पे कि भाई ऐसे इसके 4 क्यूब बन जाएंगे ना इस तरीके के, अगर थोड़ा सा मेरा डायग्राम समझना है तो। एक ये वाला क्यूब हो गया, एक इस तरीके से, सॉरी एक इस तरीके से क्यूब यहाँ बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा ही एक क्यूब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया ना, 1 2, मतलब 1 उसको मार्क कर देते हैं, उससे पूछा गया, बाइट से पूछा गया था मेनली, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल इक्वल फ्लक्स है सब में, ये ध्यान रखना कि इक्वल ही है ये, तभी तुम आंसर दे पाओगे। तो Q by 4 एप्सिलॉन हो गया इसका सवाल का आंसर। इसको रब नहीं करा जिससे तुम्हारे नोट्स में रहे, ये भी तुम्हारे नोट्स में रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। अब एक और बोर्ड बना के एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ, बस फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे। एक मिनट हो गया, मान लो ये है ऐसा, ये क्यूब है हमारा, ठीक है, और चार्ज रख देते हैं कहीं, एक मिनट बस है, कॉर्नर, फेस सेंटर, एस सेंटर सभी कुछ देख चुके हैं, बॉडी सेंटर भी ले लिया हमने, ठीक है। मान लो मैं चार्ज को, देखो ये नॉन सिमेट्रिक है, यहाँ रख दूं कहीं, तो तुम क्या इसका आंसर बता सकते हो, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं बता सकते, ठीक है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं, कि तुम इतनी गंदी हैबिट में आ जाते हो कि 4 बोल दो, फिर Q by 4 एप्सिलॉन कर लो, सिमेट्री नहीं है ना इस बार। और जो इसका बता सकते हैं क्या? सर है सर, वो हाँ हाँ Q इसमें by बता 2 तो epsilon naught ही हो जाएगा। सर इस वाले में बता बता पा रहे हो, बट फिर भी ठीक है, मेरा कुछ और जनरल पॉइंट था, नहीं बट सब में बराबर होगा, हाँ सब में बराबर होगा, इस वाले में में बता लग दिया रहा है तुमने, सर ये तो। हाँ सब इस वाले में बता दिया तुमने, बट और कुछ खराब बनाना था मुझे, अच्छा ही बन गया बाई चांस, और खराब कैसे बनाऊं, यहाँ रख लो, शायद इसमें नहीं आंसर नहीं आ पाएगा, चलो छोड़ो, तुम समझ गए ना, मतलब वो जरूर ध्यान रखना कि सब में फ्लक्स बराबर हो, जो भी वो सवाल हो सबका बराबर हो, तभी कर पाओगे कि टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सब में बराबर हो, ठीक है, कभी भी मत लगा देना, बस इतनी सी बात थी। चलो ठीक है, बहुत इसमें वेस्टेज हो गई टाइम की, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्लक्स थ्रू एनी वो निकालते हैं, एनी सरफेस निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो मैं करा चुका तुम्हें, एनी सरफेस वाले में कौन से वाला पार्ट, कि भाई बिल्कुल इसके सेंटर पे रख दिया मैंने, ठीक है, और इस सरफेस से पूछा था, तो वो बहुत आसान था, सबके थ्रू, सब सरफेस के थ्रू बराबर है, तो तुम एक सरफेस से पूछ लो इस बार, ठीक है, ध्यान रखना ये अलग चीज है, वो क्यूब वाले सवाल थे, अब सरफेस वाले हैं, तो सरफेस वाले में तुम यहाँ से बड़े आराम से निकाल पा रहे हो, Q by एप्सिलॉन नॉट टोटल था और 6 सरफेस है ऐसी, और सबसे बराबर है, इस वजह से तुमने आंसर दे दिया, कोई खास बात नहीं, तो कर लिया था हमने। और चेंज करते हैं इसमें, सपोज जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला है पार्ट है, समझने की कोशिश करना इसको,
कि भाई यहाँ प्लस क्यू रख दिया और इस सरफेस से पूछा, ये अच्छा सवाल है काफी, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सरफेस ABCD, इसके बारे में सोचो। सर ये साइड नीचे बेस वाली है ना? हाँ ये बेस वाली है, ठीक है? सोचो, बाकी मैं एक अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ उसके लिए, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाता हूँ। ये सोचो इसके बारे में तुम लोग। सर Q by 24E एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। इमेजिनेशन चाहिए इसमें बहुत ज्यादा। सर 48 नहीं हो? नहीं नहीं, 24 आंसर है इसका, सही आंसर है मतलब। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, बट फिर भी शायद काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके हैं, इसका आंसर तो 28 आना है, Q बाय, सॉरी 24 है सर, इतना आंसर आना है इसका, वो तो मुझे याद है इस वजह से, बाकी समझते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, इसको दो तरीके से बता सकता हूँ मैं। पहला तरीका देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट उससे कोशिश करना समझने की। ये ध्यान सुनना अब मुझे, कि भाई मैंने इसके अराउंड फिर से वही लॉजिक है कि भाई 8 बना दिए ना, 8 वो तो हम बता ही चुके कि भाई 8 ऐसे बना दोगे तुम, ऊपर नीचे सब जगह 8 बन जाएंगे, वो डायग्राम तो बना ही नहीं रहा मैं, कि 8 क्यूब बन जाएंगे ना ऐसे, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना बचेगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना बच जाएगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना बचेगा, ये जो क्यूब से है टोटल, इस तरीके से, ठीक है। फ्लक्स थ्रू क्यूब तो सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था ये वाली बात, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन, सॉरी 8 एप्सिलॉन, सॉरी 8 एप्सिलॉन। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब शायद तुम लोगों ने ऐसे सोच लिया गलती से, जिन लोगों ने 48 आंसर दिया है, कोई दूसरा आंसर दिया, उन्होंने सोचा कि भाई इस क्यूब में 6 साइड्स हैं। देखो उन्होंने क्या मिस्टेक करी है, उन्होंने कहा कि 6 साइड्स है, तो Q बाय 8 तो एप्सिलॉन पहले से ही है, और 6 साइड में बराबर बांट दिया उन्होंने, ये मिस्टेक हो गई, ये गलत है ये, ठीक है। तो उन्होंने ये आंसर दे दिया, फिर वो जो भी 48 दे रहे थे, ये गलत सोच है। इसमें गलती क्या है कि जो आपका फ्लक्स है ना, ये 6 साइड से नहीं है, वो समझने वाली बात है छोटी सी। अब वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊँ इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसी बनाया था, 1 मिनट बस, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। नाम दे देता हूँ उनके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चार्ज हमने शायद 8 पे रखा था, इसको समझने की कोशिश करना। चार्ज यहाँ है +8, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना, इस चार्ज की वजह से ये जो सरफेस है ना, ये इसका नाम जो भी है, ये 7 6, ये जो 5 6 7 8 वाली सरफेस है, खुद सोचो इससे कितना फ्लक्स होगा इस सरफेस से। इसको पहले जवाब सोच के दो मुझे आंसर इसका। 0। हाँ इसका 0 ही होगा। हाँ सही है पैरेलल एरिया 2D डायग्राम ले लो, जैसे कि मान लो ये भी सवाल कराते हैं, मैं कराना भूल गया था तुम्हें, कि भाई +2, ये सब कुछ इसी डायग्राम के फ्रेम में है, और फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर पूछा जाता है, इसका आंसर होता है 0। क्यों होता है 0, वो समझ लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी हो गई, और जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर या तो आउटसाइड द बोर्ड होगा या इनटू द बोर्ड होगा, एरिया वेक्टर या तो बोर्ड के अंदर जा रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो वो 90 डिग्री एंगल होंगे ना इनके बीच में, E और A के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें से फ्लक्स 0 है।
ये तो यही बात हो गई कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे पूछ दे दूं मैं तुम्हें एरिया, तो इसका आंसर सबको पता है, जीरो होता है। एरिया वेक्टर ऐसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, परपेंडिकुलर होगा, फ्लक्स जीरो होता है। ठीक है, क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि भाई ऐसे क्रॉस करे वो, तो वही लॉजिक है यहाँ पे कि यहीं से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फ्रेम से। तो शायद अगर ये बात अच्छे समझ में आ गई है हमें अगर, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर में ये बता सकते हैं, इस वाली सरफेस से जीरो होना है, ये जो येलो मार्क है ना, इस वाले से जीरो होना है। बहुत अच्छी बात। अब देखो सेम लॉजिक से इस वाले से भी जीरो हो रहा होगा। कौन से वाले से? 1 4 5 8, सेम लॉजिक से एकदम इसी से पास हो रही है ना। एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, सेम लॉजिक एकदम, तो जीरो है इस वाली सरफेस से भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी हमारे समझ में आ गया। अगला जो ये पीछे वाली दिख रही है ना तुम्हें, कौन सी वाली? 3 4 7 8, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया आउटसाइड द बोर्ड, बाहर जा रहा है। ठीक है, ये आंचल का माइक बार बार ऑन हो रहा है, इसको ध्यान रखो, फिर वरना वॉइस छीननी पड़ेगी तुमसे। तो ये इस वजह से भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो देखो फ्लक्स कौन कौन सी सरफेस से नहीं है, तो मार्क कर देता हूँ पहले मैं, जिनसे जीरो हो रहा है। एक तो अब इसको मार्क कैसे करूँ, तो ये वाली सरफेस है, ये जो है इससे कोई फ्लक्स नहीं है। एक ये वाली सरफेस है, इससे कोई फ्लक्स नहीं है। जो पीछे वाली सरफेस दिख रही है तुम्हें, इससे कोई फ्लक्स नहीं। अब देखो फ्लक्स कौन कौन सी से बचेगी। एक तो ये 1 2 5 6 वाले से फ्लक्स होगा, क्योंकि लाइन आके कट करके बाहर निकलेगी ना, कट करके बाहर निकलेगी, कट करके बाहर निकलेगी तो फ्लक्स होगा इससे। फिर ये जो सरफेस है ना बॉटम वाली जिससे पूछा गया था, इससे भी फ्लक्स कट करके बाहर निकलेगी, यहां से भी फ्लक्स आएगा। ठीक है, और एक और सरफेस है जिससे फ्लक्स आएगा, वो है ये वाली 2 3 6 7 वाली, यहां से भी कट करके बाहर निकलेगी, लाइन बाहर निकलेंगी यहां से, तो यहां से भी फ्लक्स आएगा। तो 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है अभी तक। ठीक है, 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। फिर से दिखाता हूं कौन कौन से सरफेस हैं। एक तो ये वाला सरफेस हो गया, ठीक है, और एक ये वाला सरफेस हो गया, दिख रहा होगा बोर्ड में सबको, और एक ये वाला सरफेस हो गया। ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा फिर अगला सोचना पड़ेगा। देखो अगर तुम 1 2 5 6 से उस चार्ज को देखो ना, तो जैसी कंडीशन है यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है कि भाई एक ऐसे स्क्वायर है और यहाँ कहीं चार्ज है, वही सेम कंडीशन अगर तुम इससे पूछोगे, जो बॉटम वाला है, ये जो बॉटम वाला है ऐसे है ना, ये 1 2 4 3 4 वाला जो है, इसके यहाँ पर है, ये एच पे है। देखो सब सेम ही तो कंडीशन है कि भाई एक स्क्वायर है और उसकी किसी एक एच पे चार्ज है, तो इन सब सरफेस के लिए बराबर चीज है ये एकदम। जो भी कंडीशन है, जो भी डायग्राम दिख रहा है, सब बराबर टाइप है कि भाई एक एरिया है, उसके ए दूरी पर, मान लो इसकी साइड ए ले लो, कोई चार्ज है, कोई एरिया है बराबर एरिया, उसके ए दूरी पर कोई चार्ज है। ऐसे किसी से भी ले लो, इससे पूछ लो। ये वाली जो एक बच गया ना, ये वाला कौन सा, एक मिनट रुक जाओ बस, फिर डाउट ले लूंगा। ये वाला जो एरिया है, कौन से वाला, ये वाला जो एरिया है, इससे पूछोगे ये भी यही कहेगा कि भाई मेरे से ए दूरी पर यहाँ एक चार्ज है। तो बिल्कुल सिमेट्री है, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि बिल्कुल सिमेट्री है। जो फ्लक्स इससे होगा वही इस वाले से होगा, वही इस वाले से होगा, तो ये बराबर फ्लक्स है सब में। तो ये जो टोटल फ्लक्स था ना, कितना था टोटल, लिख देता हूँ। ये टोटल जो था, ये 6 पार्ट में ब्रेक हुआ था भाई, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें कि ये 3 तो जीरो हो गए थे। ठीक है, 3 तो जीरो हो गए थे, बाकी जो 3 है वो बराबर है, किसी भी एक से ले लो, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। और ये क्या आंसर था टोटल? टोटल तो आ रहा था 8 एप्सिलॉन भाई, एक क्यूब से तो यही था ना, क्यूब पढ़ चुके तो हम। तो बस ये आंसर है इसका, एक सरफेस से वन साइड जो मैंने पूछी थी मेनली क्वेश्चन में हमारे, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और उसका इंटू 3 भी हो गया ना, ये 3, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा जो भी, ये 24 आ गया ना। तो उसका स्नैपशॉट लेना हो तो किस डायग्राम का स्नैपशॉट लोगे तुम, ले लेना जैसे भी करना हो तुम्हें। ये स्नैपशॉट ले लो, लेना है तो जल्दी से, मैं नीचे कर रहा हूँ फुटबॉल। ठीक है, और फिर ये भी डायग्राम, मतलब आंसर के लिए लिख लो कि भाई फाइनल ये आंसर आ गया, अब ले सकते हो स्नैपशॉट। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा और गंदा लिख दिया मैंने, पर फिर भी चलो समझ में आ जाएगा, तो ये ऐसी खास बात नहीं है। तो 10 मिनट बची हुई हैं अभी,
तो अब मैं और क्या करा सकता हूँ 10 मिनट में, से कितने ही सवाल कर लो इस तरीके के। ठीक है, अब एक और अच्छा सवाल कर लेते हैं। चलो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही सवाल है, लगते ऐसे हैं जैसे कितने अच्छे सवाल हैं, बट ये सब एनसीईआरटी में भी गिवन है बहुत सारी चीजें। ये कोई इतना कम लेवल नहीं है एनसीईआरटी का। अब देखना ये वाला सवाल कितना अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना इसको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कौन सा क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि क्यूब के थ्रू निकालना आ गया, सरफेस के थ्रू निकालना आ गया। अब जहां जहां पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है ना, वो मैं नहीं करा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली करा दी तुम्हें पॉसिबिलिटी कि भाई इससे कितना होगा। ठीक है, और बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं आप कि भाई मैं यहाँ पर दे दूँ एक चार्ज। एक बहुत अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है और कर सकते हैं, कोई अच्छा बच्चा सोचना चाहे सोच सकता है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, कहोगे तो कभी बाद में करा दूंगा मैं वाला सवाल। ठीक है, अभी फिलहाल ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी इतनी जल्दी ये नहीं बता रहा मैं। ठीक है, बट सोच सकते हो, जो करना चाह रहे हैं लोग ट्राई कर सकते हैं। इसको ए साइड ले लेना, इसकी साइड ए है, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी, बट फिर भी बता दिया मैंने। इसके फेस सेंटर पे, बल्कि सॉरी ये फेस सेंटर पर है, फेस सेंटर पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। जो लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, उनके लिए मैं थोड़ा साफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ, एज पे नहीं था क्वेश्चन, उनको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ट्राई करेंगे, या फिर मैं होमवर्क ले लो, चलो इसको बाद में मैं ही बता दूंगा। ठीक है, डायग्राम बनाना मुश्किल। ये देखो इसके फेस सेंटर पर है। Q by 10 epsilon naught. नहीं, इतना आसान आंसर नहीं है, रूट वूट में आएगा जहां तक है। इस फेस के थ्रू पूछना होगा, फ्लक्स थ्रू दिस फेस, जो भी नाम है इसका, ABCD। ये कर लेना, होमवर्क दे दिया मैंने। ये आगे बढ़ते हैं, इसका स्नैपशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए। हाँ, अब देखो ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। बहुत अच्छा सवाल है वाला भी, ध्यान से देखना इसको। क्या है कि भाई ये है कि आपको एक ए साइड का स्क्वायर दे दिया गया है। ये स्टैंडर्ड सवाल है, सबने स्कूल में करा दिया होगा, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एकदम, बट फिर भी अच्छा सवाल है बहुत ये। और यहाँ से हमने सेंटर देखना है बिल्कुल सेंटर, यहाँ से a/2 पे कितना ऊपर, ये डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट है वरना नहीं कर पाओगे सवाल को। ये a/2 ऊपर, यहाँ पर यहाँ कोई चार्ज रखा है। अब फ्लक्स थ्रू दिस ABCD पूछा गया है। ये जो ABCD तुम्हें दिखाया गया है, इससे कितना फ्लक्स होगा। ये तो कोई कुछ विचार मन में आ रहे हो तो बता दो पहले, फिर मैं बताता हूँ। सर हम इसमें क्यूब नहीं बना सकते इसको एनक्लोज करने के लिए? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, आसान सा। आवाज ये अखिल की आनी पारी। ठीक है, कोई नहीं, चलो सुन लो। सही बता दिया अंकित ने, क्यूब बना सकते हैं, क्यूब बना के कर सकते हैं इसमें। बट लॉजिकली सोचो, क्योंकि देखो अभी ये सवाल ये भी हो सकता था, ये तो ये वाला सवाल ना, जैसे ए साइड दे दी, अब मैं यहाँ पर ए ऊपर पूछूं, ये मैं तुम्हें दे चुका हूँ सवाल। ये वही सवाल हो गया जो मैंने अभी होमवर्क दिया है भाई, ए साइड तो ऊपर हो गया फेस डायगोनल में, ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने तुम्हें अभी जस्ट दिया है कि मान लो ए साइड का हो गया ये, और यहाँ ए दूरी पे आ गया ये चार्ज, ये सेम क्वेश्चन हो गया एकदम। तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वेरिएशंस आते हैं इसमें, तो ये स्टैंडर्ड सवाल है तो इसलिए यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ सीधे, बट इस तरीके के सवाल इतने आसान नहीं होते। ठीक है, फिलहाल देख लो जल्दी से, तो आसान सवाल है ये तो। अब हमें ऐसा गॉसियन सरफेस इसके अराउंड बनाना है जो 2-3 चीजें फुलफिल करे। एक चीज है कि पूरा इसको क्लोज कर दे, पूरा क्लोज कर दे, कहीं से कोई ओपन पार्ट ना बचे, और दूसरा थोड़ा सा सिमेट्री हो। सिमेट्री हो तो हम आराम से निकाल पाए कि भाई पूरे क्यूब से इतना है तो इसका 1/6 पार्ट या 1/4 पार्ट जो भी है उस तरीके से। तो अब इसमें ना एक, अब ये तुम कहोगे सर मुझे कैसे पता लगा, स्टैंडर्ड सवाल है इसलिए पता है, बाकी हर सवाल में चेंज होता रहता है, वो सोचना भी पड़ता है। वो यही है जो अंकित ने बताया कि भाई इसमें क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम अगर इसके अराउंड क्यूब बना दोगे ना तो बड़ा अच्छा तुम्हें आसान सवाल लगने लगेगा। फिर CDEFGH। अब देखो इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पर आ गया है चार्ज, सेंटर पर एकदम। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो सबको पता है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द, जो हमने समझा था अभी उस लॉजिक से, ये तो क्यूब से हो गया। बट हमें इस व्हाइट वाले पार्ट से निकालना है, ABCD से निकालना है, तो वो तो एक सरफेस से होगा ना जो हम कर चुके हैं भाई, ये तो एक सरफेस से हो गया ये वाला पार्ट, तो ये तो कर चुके, इसका 1/6 हो जाएगा ना ये,
क्यू बाय, ये पूछ चुका मैं तुम्हें, बट मैंने तुम्हें तब अलग तरीके से पूछा था, इस बार अलग तरीके से पूछा, इस बार तुम्हें खुद सोचना पड़ा, खुद क्यूब बनाना पड़ा, पिछली बार गिवन था। खैर इसकी रिकॉर्डिंग में करना भूल तो नहीं गया था इस बार? सर ये डीसी पांडे में था, मैंने पूरा इंटीग्रेशन करके किया था, अब समझ आए तो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन से आ गया था तुम्हारा आंसर? यस सर। कैसे लिया था तुमने एलिमेंट एलिमेंट? सर मैंने इसको है ना मतलब 2 सर्कल से क्लोज करा था मैंने। सर्कल मतलब स्फीयर से करा होगा, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट हो नहीं जाएगा। सर, मैंने चार्ज लिया था, फिर मैंने इस पे एक सर्कल बनाया था, जो मतलब 2 सर्कल से किया था मैंने। मतलब डिफिकल्ट है, पता नहीं तुमने कैसे कर दिया। हाँ, ये यही मेथड है, बहुत बाकी तरीके से तो इम्पॉसिबल टाइप है ये। ठीक है, अब मैं टाइम कितना बचा हुआ है अभी? टाइम दिख रहा है किसी को? 3 मिनट बची हुई हैं बस अब तो होमवर्क ही दे सकता हूँ मैं इतने में, 1-2 सवाल कुछ। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक और, एक तो होमवर्क दे ही रखा है, एक और होमवर्क दे देता हूँ। चलो ये होमवर्क क्या है तो पहले ऐसे ही बता दो जल्दी, 3 मिनट में हो जाएगा ये 3 सवाल। ये तो खैर होमवर्क वाला नहीं है, कुछ और सवाल है। तो मान लो ऐसा कुछ है डायग्राम, यहाँ से देख लो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करना है हमें, 3 मिनट में कवर करना है ये। दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल मतलब टेबल है ये, ठीक है, टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है ऐसा। अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब एक एक करके बता रहा मुझे, मान लो बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे बिल्कुल जो टेबल के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है और उसको एक हेमिस्फीयर ने कवर कर रखा है। तो पूछा है फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। बहुत बेकार सवाल हो गया एकदम, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। Q by epsilon naught. क्यू बाय हेमिस्फीयर से, 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ क्यू बाय 2 2 एप्सिलॉन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है भाई। अब इसमें कैसा करना होता है, तुम्हें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तुम गॉसियन सरफेस नीचे भी बनाओगे, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब सरफेस जो है ये ऐसा बनाओगे। अब खुद सोचो, बिल्कुल सेंटर पे ये चार्ज है, तो जो ऊपर से होगा वही नीचे से होगा, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। तो टोटल तो हमें पता है, टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आना है, उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये आंसर हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कोई बिल्कुल बेकार की चीज एकदम आराम से कर सकते हैं। सर बट अगर उसने चार्ज को कवर कर रखा है तो वो तो अपने आप में क्लोज सरफेस हो गया ना उसके ऊपर। नहीं ये चीज थी, ये जो हेमिस्फेयर का ना कर्व वाला पार्ट, तो प्रॉपर में जो अगर बोलूंगा ना, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है। कर्व वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व वाला है, इसके थ्रू के पूछा गया था। फिर वरना तो फिर वो मतलब ये एम्बिगुअस हो गया ना, बिल्कुल वहीं पे हो गया। अभी देखो 2 सवाल और बनाते हैं इसमें भी, 2 मिनट हैं होंगे शायद, तो ये अलग अलग सवाल होगा। ये एक यहाँ पर चार्ज है बिल्कुल जस्ट नीचे, ठीक है, अब यहाँ पर वो लॉजिक आएगा जो तुम बोलना चाह रही हो, एक यहाँ पर आएगा। तो इस वाले का आंसर जो जस्ट ऊपर है इस हेमिस्फीयर के, और हेमिस्फीयर से पूछा गया है, तो यहाँ होगा क्यू बाय एप्सिलॉन क्यू आंसर, बाय एप्सिलॉन। और इस वाले का आंसर हो जाएगा 0। हाँ ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये मैंने भी करा दिए, खास बात नहीं। ओके सर, अब समझ गई। वो बिल्कुल वहीं पे ही है एकदम, जो यहीं पर है 2 चार्ज। चलो फिर अभी और एक होमवर्क अगर मैं दे पाया, कितना टाइम बचा हुआ है, चल 2 मिनट है सर। चलो देख लो, अगर समझ पाओ तो। बीच में कट जाएगा फिर मैं रीलॉग इन नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है इनफाइनाइट है, इस टाइप से क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, थोड़ा वो क्वेश्चन ही याद नहीं है मुझे, वो बनाना पड़ेगा। सर छोड़ो नेक्स्ट क्लास पीडीएफ आप भेजोगे आज? सर पीडीएफ भेजोगे आप? नहीं, कोई पीडीएफ नहीं भेजा मैं, अपने आप मैंने स्नैपशॉट का टाइम दिया था तुम्हें, अगर आगे जाके देखेंगे कभी, हालांकि मेरे पास है सर ये सेफ, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, मेरे ख्याल से क्लास एंड हो जाएगी जब कभी भी, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो भेज ही देना। चलो रिकॉर्डिंग भेज दो, होगा।